इकोनॉमी की बात करते हैं। ठीक है, एक भाई पूछा सर उस वक्त आपने क्या कराए थे, सवालात वगैरह भी करवाए थे? जी मैंने सवाल करने का एक पूरा फ्रेमवर्क डिस्कस किया था। ओरिएंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें मैंने एंड पे इसमें से किस किस तरह के सवाल आते हैं, हर हर सवाल को डील कैसे करना है, पेपर में प्रेजेंट कैसे करना है, बहुत थॉरो डिस्कशन की थी। फिर आप लोगों के साथ मैंने वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 शेयर किया था जिसमें सारे नोट्स और वो सारी चीजें मौजूद थी। तो वो पहला सेशन जो है वो अगर आपका मिस हुआ है तो वो जरूर अटेंड करें। इस वक्त हम पेस्टल के ऊपर तेजी से बात कर रहे हैं, हमारी असल गेम गुजर चुकी हुई है। ले जी, इकोनॉमी एंड बिजनेस पर्सपेक्टिव। बिजनेस के लिए इकोनॉमिकल फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? ये चीज देखनी बड़ी जरूरी है कि आपके इर्द इकोनॉमी में चल क्या रहा है, इंटरेस्ट के क्या रेट्स हैं, आपके मुल्क का जीडीपी क्या है, आपके मुल्क में इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स वगैरह का क्या मामला है, बैलेंस ऑफ पेमेंट किस तरफ जा रहा है, चीजें किस तरफ जा रही हैं, इन्फ्लेशन कितनी है, मिनिमम वेज रेट क्या है, बहुत सारी छोटी 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 सी ऐसी चीजें। मेरे मुल्क की माशियात जैसी होगी, मेरा बिजनेस उसी हिसाब से फ्लरिश करेगा। अगर मेरे मुल्क में लोगों की बार्गेनिंग पावर ही नहीं है तो शायद इस जगह पे मैं अच्छा बिजनेस नहीं कर सकता। हाँ, बार्गेनिंग पावर बेहतर हो रही हो, लोगों का इंटरेस्ट रेट कम हो, उनके लिए लोगों के लिए चीजें बेहतर हो, इन्फ्लेशन कम हो, तो ऐसे मुल्क में फ्लश जरा ज्यादा होता है। तो कोशिश ये करनी है कि हमने देखना है कि हमारे मुल्क का जो इकोनॉमिक क्लाइमेट है वो क्या है, किस तरह का है, और हमने फिर अपने बिजनेस को उस इकोनॉमी के हिसाब से देखना है। और शायद एक गरीब इकोनॉमी में हम सस्ती प्रोडक्ट्स पे ज्यादा काम करेंगे, एक तेजी से ग्रोइंग इकोनॉमी में हम चीजों पे फोकस डिफरेंट कर लेंगे। अब देखते हैं कि इकोनॉमी बिजनेस को कैसे इंपैक्ट करती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है ये किस चीज को रेफर करता है। ये रेफर करता है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स को, और ये ब्रॉडर इकोनॉमिक ट्रेंड जो कि मुल्क को इंपैक्ट कर सकते हैं। आपको पता है इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस होती हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल बिजनेस को डील कर रही होती है, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई की क्या कंडीशंस हैं, प्राइस कितनी है, लोग कितने हैं, कौन से लोग कितनी प्राइस पे चीज खरीद लेंगे। तो जब हम इंडिविजुअल बिजनेस, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल जो कस्टमर, इंडिविजुअल मार्केट, इसके लेवल पे बात करते हैं तो ये कहलाती है माइक्रो, छोटी वाली। मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है मैं देखता हूँ मेरे पूरे मुल्क का क्या निजाम है, मेरे पूरे सूबे का क्या निजाम है, इस पूरे शहर का क्या सिस्टम है। जब आप बड़े लेवल पे पिक्चर देखते हैं तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, छोटे लेवल पे देखते हैं तो माइक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपके लिए कंज्यूमर्स की बिहेवियर इंपॉर्टेंट होते हैं, मार्केट की इन्वायरमेंट, उस मार्केट में कंपटीशन कितना है, डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस क्या है, छोटे लेवल पे। बड़े लेवल पे आपके लिए वो फैक्टर्स, वो ब्रॉड इकोनॉमिक फैक्टर जो कि पूरी इकोनॉमी को या कई दफा किसी खास इलाके की इकोनॉमी को सबको इंपैक्ट कर रहे हैं। इसके अंदर मुल्क के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, मुल्क के अंदर इंटरेस्ट रेट कितने हैं, मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन कितनी है, मुल्क का जीडीपी कितना है, मुल्क में ये चीज किस तरह से है, मुल्क की बैलेंस ऑफ पेमेंट किस तरह से, आप पूरे मुल्क लेवल पे या पूरे सूबे लेवल पे, बड़े लेवल पे देख रहे होते हैं, वो मैक्रो है। हमारी डिस्कशन वुड बी मोर फोकस टुवर्ड्स मैक्रो फैक्टर। हम माइक्रो फैक्टर्स पे बात नहीं कर रहे। माइक्रो फैक्टर्स के ऊपर तो तकरीबन हमने बात की है कंपटीशन के चैप्टर में, कि वहां आपने देखना है क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, कस्टमर क्या सोचता है, फलाना कंपेटिटर क्या कर रहा है। यहाँ हम लोग मेनली फोकस कर रहे होंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स पे। ले जी, इकोनॉमिक्स इंडिकेटर की क्लासिफिकेशन। अगर किसी मुल्क में मैंने जानना है कि वहां पे इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी है तो कुछ इंडिकेटर्स होने चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि जी एक मुल्क को देखना है तो उस मुल्क को किस तरह से हम देख सकते हैं कि उसकी इकोनॉमी अच्छी है, यानी तो आप कहेंगे सर हम देखेंगे इंटरेस्ट रेट क्या है, हम देखेंगे जीडीपी क्या है, हम देखेंगे वहां पे इंपोर्ट्स कितनी है, एक्सपोर्ट्स कितनी है, बैलेंस ऑफ ट्रेड कितना है, बैलेंस ऑफ पेमेंट कितना है, उसकी स्टॉक एक्सचेंज कैसा काम कर रही है, फलाना कैसे है, फलाना कैसे, इन सारी चीजों को देखेंगे। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स हैं, ये जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे इंडिकेटर्स हैं ओवरऑल इकोनॉमी को देखने के लिए, हम इसकी कुछ क्लासिफिकेशंस आपसे डिस्कस करेंगे। तीन तरह की क्लासिफिकेशन है, एक को हम कहेंगे लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर, एक को हम कहेंगे कोइंसिडेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर, एक को हम कहेंगे लैगिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर। लैगिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर थोड़ा सा डिले वाले हैं, कोइंसिडेंट जो है वो ऑन द स्पॉट वाले हैं, और लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर जो कि ओवरऑल बात कर रहे होते हैं। एक एक करके जरा समझते हैं। इस चैप्टर में बस ये एक बात है जो कि थोड़ी सी समझने वाली है, बाकी सारी चीजों में जनरल इकोनॉमिक ट्रेंड और जनरल इकोनॉमिक की डिस्कशन है। लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या करते हैं, टू फोरकास्ट एट व्हाट स्टेज द इकोनॉमी विल बी इन एट सम टाइम इन द फ्यूचर।
ये पता लगता है कि अगले कुछ टाइम में हम लोग कहाँ पे खड़े हुए होंगे। इस इंडिकेटर से हमें थोड़ा सा एक फ्यूचर की तरफ पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी फील होना शुरू हो जाती है लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर से। दीज इंडिकेटर इन पर्टिकुलर स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो एक इंडिकेशन देते हैं कि क्या एक पीक या ट्रफ विल बी रीच्ड इन फॉलोइंग 3 to 12 मंथ। आने वाले छमाही के बाद से अगले 3 महीने बाद से, 3 महीने तो हम करंट में काउंट करेंगे, 3 महीने बाद से लेके अगले 12 महीने तक क्या हमें लग रहा है कि चीजें ऊपर की तरफ जाएंगी या हमें लग रहा है कि चीजें बहुत नीचे की तरफ जा रही होंगी। तो ये वो इंडिकेटर्स हैं जो आपको थोड़ा सा खौफजदा करते हैं या थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं कि फ्यूचर इज गुड या फ्यूचर इज बैड। आप दोनों में से किसी एक तरफ भी जा सकते हैं। एग्जांपल्स क्या है, स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स कितने मिल रहे हैं। अगर स्टॉक मार्केट में लोगों को अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं तो लोगों को लगता है कि हाँ भाई इस मुल्क में इन्वेस्ट करना अच्छा है, यहाँ इन्वेस्ट किया जा सकता है, स्टॉक मार्केट बेहतर परफॉर्म कर रही है। बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स अगर बेहतर हो, लोग आहिस्ता आहिस्ता आ जाते हैं। अगर नए ऑर्डर्स आ रहे हैं मैन्युफैक्चरर्स के, मैन्युफैक्चरर ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, चीजें ज्यादा से ज्यादा बन रही हैं, ज्यादा से ज्यादा उनको काम मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है ये मुल्क जरा अच्छाई की तरफ जा रहा है, यहाँ पे काम जरा आसान हो जाएगा। मनी सप्लाई बेहतर है, न्यू बिल्डिंग परमिट्स और इस तरह की चीजें अगर मिल रही हैं, तो अगर आप देखें तो ये मेनली इन्वेस्टर्स और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि अगर बिजनेस को बिजनेस करने में कुछ अच्छाई नजर आ रही होगी तो ये लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर है जो एक बिजनेस को मोटिवेट करेगा, यार इस मुल्क में रहो और इस मुल्क में आगे 3-4 महीने बाद खुशहाली का दौर दौरा है। सेकंड कौन से, कोइंसिडेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर। ये कौन से, ये वो इवेंट्स और मेजर्स हैं दैट अकर एट द सेम टाइम एज अ पीक और ट्रफ अकर्स, used by the government to assess at what stage in cycle the economy is in। अगेन, आपकी इकोनॉमी फुल ऊपर हो, आपकी इकोनॉमी फुल नीचे हो, ओवरऑल आपके फुल पीक पे क्या वेरिएबल्स हैं, फुल जब डाउन है तो उस वक्त क्या हालात तो वाकया आते हैं। यानी कि ये अब हम ये नहीं देख रहे कि फ्यूचरिस्टिक अप्रोच, हम ये नहीं देख रहे आगे क्या होने वाला है, हम देख रहे हैं आज इस वक्त जो करंटली हम बूम पे हैं तो इस वक्त फैक्टर्स क्या है, करंटली हम नीचे गए हुए हैं तो इस वक्त क्या फैक्टर्स हैं। यानी कि आपका जीडीपी, आपके कितने लोग एम्प्लॉयमेंट में हैं, आपकी इंडस्ट्रीज कितना प्रोड्यूस कर रही हैं, लोगों की पर्सनल इनकम्स क्या है, ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड की सेल्स वगैरह कितनी है। यानी कि ये इंडिकेटर्स आपको फौरी आज की सिचुएशन बता रहे हैं। यानी एक इंडिकेटर वो है जो आपको नियर फ्यूचर बता रहे हैं, वो थे हमारे लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर। एक इंडिकेटर है जो करंट सिचुएशन में आप पीक पे हैं तो उस वक्त की सिचुएशन बता रहे हैं, आप बिल्कुल नीचे हैं उस वक्त की सिचुएशन बता रहे हैं। तो जो भी सिचुएशन है उसके मुताबिक यहाँ पे हम डील कर रहे हैं। देन लैगिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर, लैग करने वाले, used to assess whether an economy has reached a peak or trough 3 to 12 months after it would have occurred। क्या एक इकोनॉमी पीक पे या डाउन पहुंच गई है 3 to 12 months आफ्टर इट वुड हैव अकर्ड। यानी कि अब आप नियर फ्यूचर नहीं, थोड़ा सा और आगे की तरफ देख रहे हैं। आप ऐसे इंडिकेटर्स की बात कर रहे हैं जो आपको ओवर द ईयर्स आगे की तरफ चीजें बेहतरी की तरफ दिखा रहे हैं या बुराई की तरफ दिखा रहे हैं। यानी हमने कहा कि जी कॉन्फिडेंट बता रहे हैं कि इस वक्त क्या सिचुएशन, हम पीक पे हों या डाउन पे हों। लीडिंग ने हमें बताया था कि हम क्या फ्यूचर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इस वक्त हम देखेंगे कि वो क्या चीजें हैं जो कि अब हमें अच्छाई की तरफ ले जा सकती हैं या जिसकी वजह से आगे चीजें खराब हो सकती हैं। तो इसमें आप आज से लेके फ्यूचर दोनों को बीच में काउंट कर रहे हैं कि चीजें किस तरह से हैं। फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन कैसी है, इन्फ्लेशन ऐसी है जो ओवर द ईयर्स आप देख रहे होते हैं, चाहे पिछले साल ऐसी इन्फ्लेशन, 30 साल ऐसी इन्फ्लेशन, ओहो इस साल हमने इंप्रूव किया है। अनएम्प्लॉयमेंट, जी पाकिस्तान की अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो कम हो गया 2022 में, 2020 में इतना था, 2021 में इतना था, लो जी अनएम्प्लॉयमेंट बेहतर हुई है या अनएम्प्लॉयमेंट नीचे गई है। इंटरेस्ट रेट्स का क्या बना है, एवरेज इनकम का क्या बना है, बैलेंस ऑफ ट्रेड का क्या बना है। यूं समझे कि जरा बड़े वेरिएबल्स हैं जो पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं देख रहे, हम कंपैरिजन में देख रहे हैं। आज साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, यानी कि आप एट एनी गिवन टाइम देखेंगे हम पीक से नीचे की तरफ गए, नीचे से ऊपर की तरफ गए, ओवर द टाइम पीरियड हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंप्रूव हुआ है या नहीं हुआ, हमारी इन्फ्लेशन इंप्रूव हुई है नहीं हुई है, हमारी फलाना चीज बेहतर हुई है नहीं हुई है। तो ये डिफरेंट तरह के इंडिकेटर्स हैं। अगर आपने इस चैप्टर में कुछ याद करना हो तो 2 पेजेस होंगे, एक ये पेज और एक सबसे एंड पे मैं आपको दिखाऊंगा जो एक पेज तकरीबन मोटी मोटी समरी दे रहा होगा चैप्टर की। लेकिन ये वाला पेज जो है वो अगर मतलब खुदा ना खास्ता यहाँ से अगर वो रट्टे वाला सवाल पूछने के बारे में सोचें तो दिस इज द प्लेस जहाँ पे लॉजिकल डिस्कशन कम है। और उन्होंने अपने हिसाब से 3 कैटेगरीज बनाई है। तो ये कैटेगरीज, इनकी डिस्क्रिप्शन
और इनकी एग्जांपल्स। ये 3 तरह की चीजें जो है आपने यहाँ पे देखनी है। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इकोनॉमिक साइकिल बचपन से सुनते आ रहे हैं। अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो आपने देखा होगा कि इस तरह से ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर इसमें क्या होता है, एक पीक आती है, एक बिल्कुल ही आप रिसेशन वाली साइड पे हो जाते हैं, आप बिल्कुल गिर चुके हुए होते हैं, फारिग हो चुके होते हैं, कभी कभी ग्रोथ आ रही होती है, कभी कभी आप नीचे की तरफ जा रहे होते हैं। तो इकोनॉमी में बेसिकली 4 तरह के फेजेस होते हैं, या ग्रो कर रही होती है, पीक पे पहुंच गई होती है, नीचे आ रही होती है, या बिल्कुल डाउन जमीन पे लग गई होती है, बिल्कुल ही गिरी हुई हालत में होती है। अलग अलग जगह पे अलग अलग सिचुएशन है। मेरी इकोनॉमी अगर बूम पे है तो मेरा बिजनेस किसी और तरह से सोच रहा होगा, अगर इकोनॉमी रिसेशन की तरफ जा रही है मैं किसी और तरह से सोच रहा होगा। तो डिफरेंट तरह की इकोनॉमी हमें डिफरेंट तरह की बिजनेस प्रमोशन देती है। इकोनॉमिक साइकिल सेवरल ईयर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ फॉलोइंग बाय इकोनॉमिक रिसेशन को वो करते हैं। ग्रोथ कब है, जब एक जगह से एक ईयर से अगले ईयर चीजें इंक्रीज हो रही हैं तो ग्रोथ है, जब चीजें डिक्रीज हो रही हैं तो हम इसे कहते हैं कि यहाँ पे रिसेशन है। गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी कोशिश करती है कि कंटिन्यूड इकोनॉमिक ग्रोथ नजर आए, लेकिन जाहिर है कभी कभी रिसेशन अनअवॉइडेबल हो जाती है। आप अगर चीजें बेहतर कर रहे हैं, आप लोगों को बिजनेस की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, लोग कमा रहे हैं तो चीजें खरीद रहे हैं तो चीजें महंगी हो रही हैं तो लोगों की रीच से बाहर हो रही है, लोगों की रीच से बाहर हो रही है, उन्होंने खरीदना छोड़ देना है, इकोनॉमी नीचे की तरफ। यानी कि ये एक अजीब सा स्पिरल है, ये ऊपर नीचे होता रहता है, ये आप जितना मर्जी से कंट्रोल कर लें, आप कोशिश करके इसको ग्रोथ की तरफ रख सकते हैं, बट एक टाइम आएगा जब किसी जगह पर रुकेगा, स्टैग्नेंट होगी। और स्टैग्नेंट भी देर तक रहे तो भी ठीक है, लेकिन नीचे की तरफ जाए तो फिर चीजें मुश्किल हो जाती हैं, फिर इकोनॉमी के मेजर्स लेने पड़ते हैं गवर्नमेंट को। तो ये साइकिल है जिसने ऊपर नीचे होना होता है, लेकिन इस साइकिल की जो वो हैं, जो फ्लोज हैं, जो इसकी वेव्स हैं, उनको थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सकता है इकोनॉमिक तरीके से। अब असूलन हमें ये नहीं पढ़ना चाहिए कि मुल्क इकोनॉमी को कैसे कंट्रोल करिए फलाना, हमें सिर्फ ये देखना चाहिए कि किसी इकोनॉमिक वेरिएबल का मेरे बिजनेस के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा। तो थोड़ा सा हम फोकस उस तरफ रखते हैं। स्टॉक मार्केट रिटर्न, अब हम इंडिकेटर्स में मुख्तलिफ इंडिकेटर्स की बात करें। स्टॉक मार्केट रिटर्न, स्टॉक मार्केट जो है एक बड़ा लीडिंग इंडिकेटर है। किसी भी मुल्क में अगर देखना हो कि स्टॉक मार्केट किस तरफ जा रही है, किसी भी मुल्क में एक बिजनेस में सोचना हो कि हाँ भाई हम इस मुल्क में बिजनेस करें या ना करें, तो उसकी स्टॉक मार्केट से पता लगता है कि उस मुल्क में जो कलेक्टिव बिजनेस की सोच है वो क्या है। अगर स्टॉक मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, इसका मतलब मुल्क का इन्वेस्टर कॉन्फिडेंट है, वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, उसको अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं, पाकिस्तान की कंपनियां अच्छा अर्न कर रही हैं, और अर्न करने के बाद अपने शेयर होल्डर्स को अच्छे पैसे दे रहे हैं, और जिसकी वजह से उनके शेयर होल्डर्स के शेयर भी बढ़ रहे हैं। तो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में जो स्टॉक मार्केट रिटर्न्स हैं वो काफी बेहतर चीजें हैं। स्टॉक मार्केट को हम देखते हैं तो स्टॉक मार्केट को इंडेक्स से देखते हैं कि वो क्या है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है? मार्केट कैपिटलाइजेशन इज मार्केट वैल्यू ऑफ पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज आउटसाइड शेयर। होता क्या है, आप नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग जो कि मार्केट में डील हो रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं शेयर प्राइस से। तो किसी भी दिन अगर यूनिलीवर की शेयर प्राइस फर्ज करें है 120 रुपया फॉर एग्जांपल, और उसके आउटस्टैंडिंग शेयर जो मार्केट में ट्रेड हो सकते हैं वो फर्ज करें हैं 4 करोड़, तो 4 करोड़ को हमें 120 से मल्टीप्लाई करके हम कहेंगे कि हाँ भाई यूनिलीवर की ये मार्केट कैपिटलाइजेशन है। मार्केट में आज यूनिलीवर की इतनी वर्थ है, यानी कि वो शेयर जो मार्केट से खरीदे जा सकते हैं। कुछ शेयर्स तो फ्रीज होते हैं, कुछ शेयर स्पॉन्सर्स के होते हैं, वो रोके हुए होते हैं, कुछ सीडीसी में ब्लॉक होते हैं, कुछ के ऊपर लियन मार्क हुआ हुआ होता है। तो हम आउटस्टैंडिंग शेयर्स की बात कर रहे हैं, वो जो कि आजाद शेयर है। तो मार्केट में वो जो स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड हो सकते हैं, तो स्टॉक एक्सचेंज पे मैक्सिमम कितने शेयर ट्रेड हो सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय उस शेयर की पर यूनिट प्राइस क्या है, उससे हमें उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन पता लगती है। बट मैं इस वक्त थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को डील कर रहा हूँ। न्यूमेरिकल एस्पेक्ट में आपके टीचर मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इसका ताल्लुक आपकी फाइनेंशियल कैलकुलेशन से भी है। तो मैं सिर्फ जेनेरिक ओवरव्यू दे रहा हूँ, न्यूमेरिकली आपने जो है वो अपने टीचर को देख लेना है कि वो किस तरह से कर रहे हैं। नहीं जी, दिस इज अ टूल यूज्ड बाय इन्वेस्टर्स टू डिस्क्राइब मार्केट एंड टू कंपेयर रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट। मार्केट को समझाने के लिए इन्वेस्टर्स मार्केट को डिफाइन करते हैं, कहते हैं यार आजकल ऑटोमोबाइल सेक्टर पे बड़ा बूम है, बड़ी दुनिया आ रही है, यार आजकल बैंकिंग सेक्टर जो है ना वो बस सो परफॉर्म कर रहा है। अब ऐसा नहीं है कि वो बैंकिंग का बिजनेस कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि बैंकिंग के बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट्स कैसी आ रही हैं, बैंकिंग के बिजनेस में चीजें किस तरह से चल रही हैं, उन सारी चीजों का। मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो फुल कैप की बेस पे भी हो सकती है और फ्री फ्लोट की बेस पे भी हो सकती है।
फुल कैप क्या है? आउटस्टैंडिंग को इग्नोर करें, जितने भी शेयर्स हैं कंपनी ने जो इशू किए हैं, एक कंपनी ने आज तक अगर 10 करोड़ शेयर्स इशू किए हैं तो हम इन टोटल इन शेयर्स की बात करें, हम ये बात करें कि मार्केट में कितने ट्रेड हो सकते हैं। और फ्री फ्लोट में हम देखते हैं कि टोटल शेयर्स इशूड बाय कंपनी दैट आर रेडीली अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग, यानी कि इसमें से एक्सक्लूड कर देने वो शेयर जो कि डायरेक्टर, स्पॉन्सर्स, प्रोमोटर, गवर्नमेंट या अदर लॉक शेयर्स हैं, वो शेयर जो स्टॉक एक्सचेंज में नहीं आने, वो शेयर जो मार्केट में नहीं आ सकते, उनको साइड पे कर दें। तो जैसे मैंने मार्केट कैपिटलाइजेशन में आउटस्टैंडिंग शेयर्स की बात की थी, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम फ्री फ्लोट के हिसाब से देख रहे होते हैं। लेकिन जो फुल कैप है, फुल कैप का मतलब है कि आप पूरी कंपनी के सारे शेयर्स को ज्यूम कर रहे हैं जैसे वो मार्केट में हो, हालांकि सारे शेयर्स हर बार मार्केट में नहीं होते। तो ये दो तरीके हैं स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स को देखने के। देन स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स, आपको पता है कि इंडेक्स कैसे निकाला जाता है। इंडेक्स बेसिकली एक वेटेड एवरेज होती है। पिछले दिन टोटल कितनी वैल्यू की ट्रेडिंग हुई, अगले दिन कितनी वैल्यू की ट्रेडिंग हुई, वो इंडेक्स थोड़ा सा बढ़ रहा होता है। नवंबर 1991 को आपने बेस वैल्यू 1000 ली थी और वहां से कहानी शुरू कर दी थी। हमने कहा कि ठीक है जी, उस वक्त जो शेयर्स थे उनको फर्स्ट करें 1000 पे मेजर करते हैं। फर्स्ट करें उस दिन पाकिस्तान में 10 करोड़ के शेयर्स ट्रेड हुए। आज फर्ज करें अगर 20 करोड़ के शेयर्स ट्रेड होते हैं तो हमारा इंडेक्स जो है वो डबल हो गया, हमारा इंडेक्स दुगना हो गया। इसी तरह से अगर आज जो है वो 40 करोड़ के होते हैं तो हम कहेंगे हमारा इंडेक्स इतना ऊपर चला गया है। तो उस वक्त की चीज को, यानी कि उस वक्त जितनी भी क्वांटिटीज थी, जितनी भी प्राइस थी, इनको मल्टीप्लाई करके जो वैल्यूज आई थी, उन वैल्यूज को स्टैंडर्ड रखा कि उस दिन अगर इतने करोड़ शेयर्स, जो कि कुछ शेयर्स 4 रुपए के ट्रेड हुए होंगे, कुछ शेयर 100 रुपए के ट्रेड हुए होंगे, उन सबको क्वांटिटीज को प्राइस से मल्टीप्लाई किया, क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई किया। आपको याद होगा आपने क्यूएमएल, एसपीआर, पाशे इंडेक्स और ये सारा चीजें देखी थी। उनको मल्टीप्लाई करके ग्रैंड टोटल जो निकला, तो 1991 का ग्रैंड टोटल वर्सेस आज का ग्रैंड टोटल हम देखेंगे कि हमारी जो इंडेक्स है वो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ। अब आपको पता है कि अगर हमने इंडेक्स लेना होता है तो हम क्या करते हैं, हम नीचे बेस ईयर रखते हैं, ऊपर करंट रखते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। तो फॉर एग्जांपल अगर आपका बेस जो है वो बेस में 70 बिलियन की सेल हुई है, 70 बिलियन टोटल मार्केट में अगर ट्रेडिंग हुई है, और आज 140 बिलियन है, तो मैं कहूंगा कि आपका इंडेक्स 200 हो गया, क्योंकि इसको 100 से मल्टीप्लाई होना है। तो आपका इंडेक्स 200 हो गया, यानी कि जो आपका बेस ईयर है वहां से दुगना हो गया। अब इंडेक्स को मेजर कैसे करें? मार्केट में तो शेयर्स छोटे भी हैं, बड़े भी हैं। ऐसे शेयर्स जो कि सिरे से नहीं बिकते, ऐसे शेयर्स हैं जो हर वक्त बिकते रहते हैं। तो एक होता है ऑल शेयर इंडेक्स, जिसमें जितनी भी लिस्टेड कंपनीज है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे, फुल कैप मेथोडोलॉजी आप यूज करें और आप उन सारों का इंडेक्स लगा लें, यानी आप कहीं सारे के सारे शेयर्स और सारे फुल कैप, आपने कहीं पे कोई रिस्ट्रिक्शन, को रुकावट नहीं लगाई। दूसरा तरीका KSE 100 इंडेक्स, एक 30 इंडेक्स भी होता है। 100 इंडेक्स, इसमें क्या करते हैं, ये काफी रिकग्नाइज इंडेक्स है। आप लार्जेस्ट 100 कंपनीज उठाते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, उन 100 को बेस बना के आप कहते हैं कि जी उन 100 का उस वक्त क्या था, उन 100 का अभी कितना है, और ये इंडेक्स कहां तक पहुंचा। तो KSE 100 इंडेक्स, KSE 30 इंडेक्स, ऑल मार्केट इंडेक्स, ये अलग अलग तरीके हैं ये समझने के कि जो टॉप कंपनीज है वो कैसा परफॉर्म कर रही हैं, सारी कंपनीज कैसा परफॉर्म कर रही हैं। तो ये एक तरीका है। स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स और बिजनेस डिसीजंस के हैं, कंपनीज को डिफरेंट तरीके से इंपैक्ट कर सकती हैं। शेयर प्राइस की राइज एंड फॉल जो है वो कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन को इंपैक्ट कर सकती है। कंपनी की शेयर में लोग नहीं खरीदना चाह रहे, उसकी कैपिटलाइजेशन कम हो जाएगी, उसकी शेयर की वैल्यू कम होगी, शेयर की वैल्यू कम होगी, कंपनी को में ट्रस्ट नहीं होगा लोगों का। अब इस कंपनी को कल को कोई 25 करोड़ का एक प्रोजेक्ट करना है, कल को कोई 2 अरब का एक प्रोजेक्ट करना है, और ये चाहते हैं कि मार्केट में आवाज लगाएं कि आओ हमारा शेयर खरीदो। अगर आपका इंडेक्स अच्छा परफॉर्म नहीं करा, अगर कंपनी अच्छा रिटर्न नहीं दे पा रही, या स्टॉक मार्केट इंडेक्स के हिसाब से आपकी कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, तो लोग आपकी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। जब कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा वो सारे मामलात से डील करना। तो हर कंपनी चाहती है कि उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बेहतर हो, उसके पास हर वक्त बायर मौजूद हो। जब वो आवाज लगाए कि हमारे शेयर खरीद लो और हमें पैसे दे दो, तो फौरन से हजारों लोग दौड़े चले हैं और कहें अच्छा जी बताओ तुम्हारा शेयर तो हम खरीदने के लिए कब से मरे जा रहे थे। तो स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है वो ओवरऑल कंपनियों के लिए, बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक लिस्टेड कंपनी है तो यस, आपको कोशिश करनी होगी कि आप अपनी पॉलिसीज अच्छी रखें और कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में आपका शेयर बेहतर रहे। लेकिन पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट सिर्फ कंपनी की परफॉर्मेंस से नहीं चलती है,
कोई धमाका हो गया, अचानक से लोग डर जाते हैं, गवर्नमेंट ने कोई नई पॉलिसी दे दी, लोग मार्केट से पैसे निकाल लेते हैं, कोई अच्छा इकोनॉमिक डिसीजन अच्छा हो गया, लग रहा है पाकिस्तान में पैसा आने वाला है, इंजेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी जगह पे ना हमारा स्टॉक एक्सचेंज भी पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस के साथ अटैच हुआ हुआ होता है। फॉर नो रीजन कभी कभी बहुत ऊपर चली गई होती है प्राइसेस, फॉर नो रीजन कभी कभी बहुत नीचे चली जाती हैं। तो इकोनॉमी को देखने के लिए जो इंडेक्स है वो बहुत अच्छा पैरामीटर नहीं है पाकिस्तान के अंदर। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन अफरातज़र, महंगाई, चीजें अगर इन्फ्लेशन की तरफ जा रही हैं तो बिजनेसेस इंपैक्ट होते हैं। इन्फ्लेशन का रेट अगर कम होता है तो बिजनेस और तरह से सोचते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ती है बिजनेस और तरह से सोचते हैं। इन्फ्लेशन, अगर एक मुल्क में मुसलसल इन्फ्लेशन होती जा रही है, चीजें महंगी होती जा रही हैं, तो लोगों की कुव्वत खरीद कम होती जा रही है, लोग डरना शुरू हो गए हैं। उसके बाद जो है एक बंदे ने जो चीज आज खरीदी थी, फ्यूचर में वो महंगी होती जा रही है, अब वो उस चीज की तरफ नहीं आएगा, वो उसको नहीं सोचेगा। तो अगर मेरी कंपनी बिजनेस कर रही है, फॉर एग्जाम्पल हम एक चीज 1000 रुपए की बेचते हैं और मार्केट में इन्फ्लेशन इतनी बढ़ गई है, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन इतनी बढ़ गई है कि एक आदमी जो है उसकी बाइंग पावर कम हो गई है, वो नेसेसिटीज पर खर्च करेगा, शायद मेरी 1000 रुपए की चीज वो नहीं लेगा। या तो मुझे अपनी चीज की प्राइस कम करनी पड़ेगी उसको अट्रैक्ट करने के लिए, प्राइस कम करूं तो मेरा गुजारा नहीं होगा। तो इन्फ्लेशन जो है ना बिजनेस को बड़ी बुरी तरह से अफेक्ट करती है। इन्फ्लेशन जब एक दफा इन हो जाए ना तो फिर इसका एक स्पिरल चलना शुरू हो जाता है, गोल 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 घूमना शुरू हो जाती है कि किस तरह से है, क्या मामला है। एक मिनट, मैं कहा मैं साथ साथ आपको दिखाऊं। चीज महंगी हुई, फॉर एग्जांपल लोगों को मार्केट में महंगाई नजर आई, मेरे इंप्लॉइज को मार्केट में महंगाई नजर आई, उन्हें नजर आया पाकिस्तान महंगा होता जा रहा है, उनके लिए खरीदना मुश्किल है, वो मुझे डिमांड करेंगे, कहेंगे कि भाई हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, इन्फ्लेशन पाकिस्तान में 12-13% बढ़ रही है, आपने तनख्वाह हमारी 8-9% बढ़ाई है, मेरी तनख्वाह बढ़ाओ। मैं जब उनकी तनख्वाह बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, मेरा खर्चा बढ़ जाएगा, मेरा खर्चा बढ़ जाएगा और मुझे उतना ही प्रॉफिट कमाना है जितना पहले कमाना था। तो मुझे मुझे अपनी प्रोडक्ट्स महंगी करनी होंगी, जब मेरी प्रोडक्ट्स महंगी होंगी तो ऑब्वियसली मैं भी उन लोगों में शामिल हो गया जिन्होंने महंगाई की थी। और क्यों महंगाई की थी, अब जब चीजें मेरी भी महंगी हो गई, दूसरों की भी महंगी हो गई, लोगों के लिए फिर खरीदना मुश्किल होगा, फिर मुझे कहेंगे तनख्वाह बढ़ाओ, फिर मैं बढ़ाऊंगा, फिर मेरी कॉस्ट बढ़ेगी, फिर यानी कि एक इन्फ्लेशनरी लूप शुरू हो गया। ये अनलिमिटेड है, ये खत्म नहीं होने वाला। अगर किसी वक्त मैं रुक जाऊं कि ठीक है कोई बात नहीं यार, मैं अपनी प्राइस नहीं बढ़ाऊंगा, तो इसका मतलब है कि मैं अपनी प्रॉफिटेबिलिटी कम कर रहा हूं, मैं अपने ऊपर ले रहा हूं। और क्यों ले रहा हूं, होगा ये कि एक टाइम आएगा कि लोग एडजस्ट कर चुके होंगे, यार महंगाई, अब गुजारा तो करना है, अब जब गुजारा करना है तो लोग खरीदना शुरू कर देंगे, जब खरीदना शुरू कर देंगे तो बिजनेस सोचेगा यार लोगों को फर्क नहीं पड़ता, चीज दुगनी भी कर दो। पाकिस्तान में पिछले 1.5-2 साल से ये बहुत ज्यादा हो रहा है। महंगाई हुई, महंगाई गवर्नमेंट से कंट्रोल नहीं हुई, उन्होंने चीजों को नहीं देखा, लेकिन लोग मरते क्या ना करते, वो खरीद रहे हैं। अब वो खरीद कैसे रहे हैं, वो अपने अपने बिजनेस में चीजें महंगी कर रहे हैं, अपने अपने एम्प्लॉयर से कह रहे हैं हमारी तनख्वाह बढ़ा दो। एम्प्लॉयर जो चीजों को महंगे कर रहे हैं, तो हो ही रहा है कि सारी चीजें आगे की तरफ चली गई। एक बंदा अगर 40,000 कमाता था, वो 50,000 कमा रहा है, लेकिन वो 40,000 में जो करता था वो 50,000 में भी तकरीबन वैसे ही कर पा रहा है। यानी कि उसकी जितनी तनख्वाह बढ़ी है उतनी ही इन्फ्लेशन बढ़ गई, तो उसको मिलने वाली चीजें उतनी महंगी हो गई, उसकी बिजली उतनी महंगी हो गई, उसकी गैस उतनी महंगी हो गई, उसके लिए पेट्रोल इतना महंगा हो गया कि तकरीबन वो वहीं पे आके दोबारा खड़ा हो गया। तो अपेरेंटली हम सबको लग रहा है कि मार्केट ग्रो कर रही है, अपेरेंटली कंपनियां नॉर्मल प्रॉफिट्स कमा रही हैं, सारा कुछ है, लेकिन सबके सब वहीं खड़े हुए हैं। वो प्रॉफिट ज्यादा कमाने के बाद भी अगर खर्चेंगे या उनकी कॉस्ट भी उसी हिसाब से ज्यादा बढ़ना शुरू हो गई है। तो ये एक इन्फ्लेशनरी गैप है। और फिर क्या होता है जब लोग एक्सपेक्ट करते हैं ना कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है, फिर क्या होता है वो इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। मुझे अगर आज पता लग जाए, फॉर एग्जाम्पल 3-4 महीने पहले जो है वो मैं सोच रहा था कि फॉर्च्यूनर गाड़ी जो है वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कितनी मजेदार गाड़ी है, क्योंकि जो ऊंची गाड़ियां हैं, बड़ी गाड़ियां, तगड़ी गाड़ियां, वो 3-3 करोड़ की रेंज में, 2.5 करोड़ 2 करोड़ इस तरह से करके, फॉर्च्यूनर जो है वो 75 लाख के आसपास है। तो कहीं ना कहीं इसने 2-3 साल में बढ़ते बढ़ते 1.5 करोड़ तक चले जाना है। तो मैं सोच रहा था यार 75 लाख की गाड़ी है, इस पे इन्वेस्ट अगर करे कोई तो उसको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। ये सोचते सोचते 3 महीने बाद वो गाड़ी इस वक्त 86 लाख की हुई है, और शायद 5 महीने बाद जो है वो 1 करोड़ से ऊपर हुई होगी शायद उसके बाद। तो जब लोगों के जहन में ये एक्सपेक्टेशन आ जाती है ना कि चीजें महंगी हो रही है, फिर क्या करते हैं लोग, कंज्यूम कम करते हैं, इन्वेस्ट ज्यादा करते हैं। लोग क्या करेंगे, गाड़ियां ज्यादा खरीदना शुरू कर देंगे। तो बहुत सारे मतलब करोला ये डील करता है, वो टोयोटा ये क्लेम करता है कि उन्होंने पिछले साल सबसे ज्यादा गाड़ियां सेल की हैं अपनी हिस्ट्री में अभी तक, इसलिए कि एक इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन आ गई। अब लोग सब खरीद रहे हैं गाड़ियां, उन्हें पता है यार गाड़ी खरीद के रख लो, कुछ अर्से इस्तेमाल करो, उसके बाद भी बेचोगे तो जितने की खरीदी है उससे ज्यादा की निकलेगी, आपने एक अच्छी गाड़ी इंजॉय भी कर ली, और जितना पैसा लगाया था वो पैसा वापस भी आ गया, थोड़ा सा प्रॉफिट भी आ गया, और शो की शो भी हो गई।
इस चक्कर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से पैसा इंजेक्ट कर देंगे और अपना पैसा रोक लेंगे, जिससे वो बिजनेस की तरफ कम जाएगा और आपकी वो या इन्वेस्टमेंट की तरफ चला जाएगा या आपकी कंजम्पशन की तरफ चला जाएगा। तो इन्फ्लेशन के बड़े मसलो मसाइल हैं, जल्दी से देखते हैं इन्होंने क्या कहा। इंक्रीज इन प्राइस लेवल ओवर टाइम। रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो मेजर होता है कई दफा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से या कई दफा रिटेल प्राइस इंडेक्स से। हम दुकानदार के हिसाब से देखते हैं या कंज्यूमर के हिसाब से देखते हैं। बिजनेस इन्फ्लेशन से अफेक्ट होते हैं, इनको ज्यादा देना पड़ता है रिसोर्सेज के लिए, उसकी वजह से फिर ये अपनी एक्स्ट्रा कॉस्ट कस्टमर्स की तरफ वो करते हैं। इंडिविजुअल्स को हायर प्राइस देनी पड़ती है तो फिर उनको मजीद पैसे चाहिए होते हैं। जब वो वर्क करते होंगे तो वो हायर वेजेस डिमांड करेंगे। इससे क्या होगा, इन्फ्लेशनरी स्पिरल जो है वो इंडेफिनेटली चल जाएगा और इन्फ्लेशन का रेट जो है वो इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन से भी वो होता है। जब आपको लग रहा है कि ये चीजें महंगी हो रही हैं तो फिर आप वो महंगी चीजें खरीदना शुरू कर देते हैं ताकि जब वो मजीद महंगी हो तो आप उसको बेच सकें, जिसका मतलब है आपने एक्सेप्ट कर लिया चीजों को उनके करंट रेट पे। हाई इन्फ्लेशन का नेशनल इकोनॉमी के ऊपर क्या इंप्लीकेशन है? जब नेशनल इनकम इंक्रीज करती है तो वो दो फैक्टर्स हो सकते हैं। रियल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीजेस ड्यू टू हायर प्राइसेस एंड कॉस्ट। यस, पाकिस्तान अगर आज ये क्लेम करे कि हमारी एक्सपोर्ट पिछले आज से 5 साल पहले हमारी जो एक्सपोर्ट थी इस वक्त हमारी एक्सपोर्ट उससे डबल हो गई है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 5 साल पहले जो है वो डॉलर 115 रुपए का था, आज डॉलर अगर 180 रुपए का है तो फर्ज करें हम उतनी ही चीजें भी एक्सपोर्ट कर रहे हो जितनी हम 5 साल पहले कर रहे थे और आज भी उतनी चीजें कर रहे हो, तो उस वक्त 115 से मल्टीप्लाई होती थी चीजें, इस वक्त 170 से मल्टीप्लाई होंगी, तो ऑटोमेटिकली आपको लगेगा आपकी इकोनॉमी ग्रो कर गई, आपको लगेगा आपकी एक्सपोर्ट बढ़ गई। तो ये भी थोड़ा सा धोखा होता है, इन्फ्लेशन की वजह से ना आपकी इकोनॉमी की मेजरमेंट खराब हो जाती है। तो आपको असूलन फिर रियल टर्म्स में मैयर करना चाहिए कि हमने सन 2015 में, सन 2017 में, 16 में हमने कितने गुड्स, कितनी क्वांटिटी की चीजें एक्सपोर्ट की थी और आज हम कितनी क्वांटिटी की चीजें। तो हो सकता है आज क्वांटिटी कम हो लेकिन रेट बढ़ा हुआ हो। जैसे पीआईए के रेवेन्यूज जो है वो बीच में अचानक से 50 बिलियन से बढ़ गए और लोग बड़े एक्साइटेड हुए कि इसका मतलब पीआईए ने ग्रो करना शुरू किया। पता ये लगा कि पीआईए ने जिस ईयर से कंपेयर किया था उस ईयर में पीआईए जो प्राइस चार्ज करता था और अब जो चार्ज करता है उसमें 40% का फर्क था। नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो वो तकरीबन 20% जो है वो डिक्लाइन की तरफ आई, लेकिन चूंकि रेट 40% बढ़ गया था तो अल्टीमेटली ऐसा फील हुआ कि पीआईए ने ग्रो करना शुरू कर दिया। तो ये इन्फ्लेशन का एक मसला ये है कि फिर आप नेशनल इकोनॉमी को भी थोड़ा सा मिसजज करना शुरू कर देते हैं। इट इज पॉसिबल फॉर मेजर नेशनल इकोनॉमी टू इंक्रीज इन्फ्लेशन की वजह से, लेकिन हो सकता है कि रियल क्वांटिटीज में डिक्रीज आ रहा हो। तो जब रेट ऑफ इन्फ्लेशन हाई होता है और इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशन भी हाई होती है तो रियल इकोनॉमी जो है वो बेचारी नॉर्मली रिसेशन में जा रही होती है और प्राइसेस जरा ज्यादा नजर आ रही होती हैं। गवर्नमेंट जो है वो कुछ इन्फ्लेशन को तो अनअवॉइडेबल काउंट करती है। रेट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन जो है वो उनको कंट्रोल में रखना चाहिए ताकि इकोनॉमी रियल टर्म्स में वाकई में ग्रो करे। पता नहीं हम क्यों पढ़ रहे हैं सब, खैर पढ़ लेते हैं। इन्फ्लेशन का सोशल और इकोनॉमिक इंपैक्ट भी है। क्या होगा, डेट्स जो है वो उनकी रियल वैल्यू ओवर टाइम जो है वो फॉल करना शुरू कर देगी। लेंडर्स और सेवर जो है वो लूज करेंगे क्योंकि उनका लोन और सेविंग फारिग हो गई। आपने लाख रुपए बैंक में रखवाया था, साल बाद आप वो लाख रुपया वापस लेंगे तो लाख रुपए से आप जो खरीद सकते थे साल पहले, अब साल बाद आप उतना नहीं खरीद सकते, तो आप सेविंग की टेंडेंसी खत्म होगी। अच्छा, जो लोगों को लोन देते थे, लेंडर थे, उनको भी ये हुआ कि यार लेंड करें तो वापस आएंगे, तो हम अगर इंटरेस्ट भी ले लेंगे तो इंटरेस्ट इतना ज्यादा नहीं होगा जितनी इन्फ्लेशन हो चुकी होगी, तो इससे थोड़ा सा डिस्करेजमेंट। Another effect is reduction in real value of fixed income or income raises less than inflation. इनकम बढ़ी 5%, 10%, इन्फ्लेशन बढ़ी 12%। तो पता ही लगा कि मैं अगर आज से 7 साल पहले मैं जितना कमाता था, अगर मैं 7 साल बाद उससे काफी ज्यादा कमा रहा हूँ और मैं 7 साल पहले जो खरीद सकता था अगर मैं आज वो नहीं खरीद पा रहा, तो बेसिकली मैं अमीर नहीं हुआ, मैं तो गरीब हो गया। तो इन्फ्लेशन एक अजीबो गरीब सा मामला करती है। किताब ने फिर क्या किया, क्विक ग्लांस दिया आपको इन्फ्लेशन रेट का पाकिस्तान में। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक तो उन्होंने कहा जी सीपीआई इन्फ्लेशन जो है वो 9.7% पे रश कर गई है ईयर टू ईयर बेसिस पे जून 2021 वर्सेस 8.60 लास्ट ईयर। पिछले साल 8.6 था और अब 9.7 पे चली गई है। इन्फ्लेशन रेट जो है वो थ्रू आउट फिस्कल ईयर 2020-21 हाई रहा और ये 11.1% में अप्रैल 2001 में पहुंचा और 9.7 की डिप भी ली, लेकिन एवरेज आउट हम करें तो तकरीबन यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। तो इन्फ्लेशन जो है वो काफी ऊपर गई, फिर थोड़ा सा नीचे भी आई, लेकिन पिछले साल की निस्बत हम देखें तो ज्यादा है। इस साल देखें तो हमने बहुत अरूजो जवाल ऊपर नीचे देखे। इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं।
इकोनॉमी के अंदर एक और जो वेरिएबल होता है इंटरेस्ट रेट के, लेंडर अपने लोन पे कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। इंटरेस्ट रेट नॉर्मली एनुअल परसेंटेज के हिसाब से देखी जाती है, और गवर्नमेंट पे क्या करती है, गवर्नमेंट बैंकों के दरमियान आपस में एक रेट सेट कर देती है जिसको पाकिस्तान में हम कहते हैं काइबोर, कराची इंटर बैंक ऑफर रेट। ये स्टेट बैंक डिटरमाइन करता है, और इसके मुताबिक यहीं से ही कुछ +2 +3 और इस तरह के मार्जिन रख के बैंक हमें डील कर रहे होते हैं। हम बैंक के पास जाएं जी लोन लेना है, वो कहते हैं अच्छा काइबर +5% में मिलेगा। अब काइबर क्या होगा, जो गवर्नमेंट सेट कर देगी। तो गवर्नमेंट ने जो काइबर सेट किया होगा मुख्तलिफ चीजों को ध्यान में रखते हुए, हमारा लोन हमें उतना महंगा मिलना शुरू हो जाएगा। तो जो इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ता है तो उससे क्या होता है, इन्वेस्टमेंट डिस्करेज होती है, क्योंकि कंपनीज के लिए जो है वो अच्छे एनपीवी हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि सीधी सी बात है, जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो लोग जब उसको डिस्काउंट करेंगे, अब अगेन अगर मैं आप लोगों से डील कर रहा हूँ, एमएफए के स्टूडेंट से डील कर रहा हूँ, तो मेरे ख्याल में आपको बड़ी अच्छी तरह से पता है कि अगर हम डिस्काउंटिंग करते हुए डिसीजन मेकिंग के वक्त बड़ा इंटरेस्ट रेट लें तो चीजें और होती हैं, छोटा इंटरेस्ट लें तो चीजें और होती हैं। छोटा इंटरेस्ट रेट लें एनपीवी ज्यादा बेहतर आती है, बड़ा इंटरेस्ट रेट हो तो डिस्काउंटिंग के बाद चीजें बहुत ही ज्यादा कम हो जाती हैं। लोगों को एनकरेजमेंट मिलेगी यार सेव करो, इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ रहा है, यहाँ सेव करना ज्यादा फायदा है, तुम्हारे पास ज्यादा पैसे पड़े हुए होने चाहिए। कंजम्पशन जो है वो फॉल कर जाएगी, क्यों, लोगों की सेविंग बढ़ जाएगी, बोरोवर्स की डिस्पोजेबल इनकम जो है वो कम हो जाएगी, और बोरो करना एक्सपेंसिव हो जाएगा तो लोग कंज्यूम भी कम करेंगे। तो जब चीजें महंगी होंगी तो लोग एहतियात करेंगे, जरूरत की चीज खरीदेंगे, तो अल्टीमेटली मुल्क की जो कंजम्पशन है वो ओवरऑल गिरेगी, जिससे मुल्क को कुछ और नुकसान भी होंगे। बैंकिंग सेक्टर की प्रॉफिटेबिलिटी जाहिर है इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि उनका काम ही लेंडिंग है। इंटरेस्ट रेट की इंक्रीज से कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आप इंटरनेशनल मार्केट में कंपेटिटिव नहीं रहेंगे। अगर आपके अपने मुल्क में आपको फंड बड़े महंगे मिलते हैं और 20% इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो हो सकता है चाइना, श्रीलंका, भूटान, इंडिया ये आपको कम्पीट कर रहे हो और इन लोगों के हाँ चीजें महंगी ना हो, तो ये इंटरनेशनल मार्केट को ज्यादा सस्ते में दे दें और आप इंटरनेशनल मार्केट में जरा महंगे हो जाए। आगे चलते हैं, हम लोग अभी भी स्लो है। इंटरेस्ट रेट में डिक्रीज से सब कुछ उलट हो जाएगा। जो पीछे हमने बातें पॉजिटिव तरफ पढ़ी हैं उनको नेगेटिव तरफ देख लें। इंटरेस्ट रेट पे जो क्विक ग्लांस इन्होंने दी है उसमें उन्होंने कहा कि जी एसबीपी की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसने डिसाइड ये किया कि हम 7% पे थर्ड क्वार्टर में हम उसको स्टेबल कर लें, यानी कि अनचेंज रखें, और टू प्रोवाइड सपोर्ट इन डोमेस्टिक इकोनॉमिक रिकवरी इन थर्ड वेव ऑफ कोविड की थर्ड वेव जब आई तो उन्होंने सोचा कि हम कुछ अर्से के लिए इसको स्टेबल कर दें, वरना ये तेजी से बढ़ाए जा रहे थे। गुज़िश्ता दौर में एक बड़ी सक्सेस की वजह ये थी कि उन्होंने इंटरेस्ट रेट को काफी हद तक कम कंट्रोल कर लिया था, जिससे बिजनेस ने काफी ग्रो किया था। सिर्फ बिजनेस नहीं, आम आदमी ने भी ग्रो किया था। तो इंटरेस्ट रेट को भी मैनेज करना जो है ना वन ऑफ द पॉलिसी मेजर्स है जो स्टेट बैंक और गवर्नमेंट ने देखना। लेकिन स्टेट बैंक भी क्या करे, मतलब आईएमएफ भी हमारे सर पे खड़ा हुआ है, वो अपने तरीके से हमें रेगुलेट कर रहा है, हम फंसे हुए हैं। खैर इस वक्त हम सब्जेक्ट में फंसे हुए हैं। फिस्कल पॉलिसी, किसी भी मुल्क की वो पॉलिसी जो बजट से रिलेटेड है, वो कमाएगी कहां से, वो लगाएगी कहां पे। तो हर मुल्क कोशिश ये करता है कि अपनी फिस्कल पॉलिसी ऐसी बनाए कि जिससे उसके रेवेन्यू के सोर्सेज बढ़े और खर्चे जरा ज्यादा बेहतर तरीके से ज्यादा ऑर्गेनाइज हो। ये जो आपका बजट है जिसमें एक डेबिट और एक क्रेडिट है, यानी एक साइड पे खर्चे हैं आपके और एक साइड पे आपकी इनकम के सोर्सेज हैं, तो फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट ज्यादातर टैक्स पे जोर देती है, और खासतौर पर करंट गवर्नमेंट तो सिर्फ टैक्स पे ही जोर देती है। हर तरह के टैक्स, ये टैक्स वो टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, किसी तरीके से जो टैक्स दे रहे हैं उनको निचोड़ लो, और जो टैक्स नहीं दे रहे वो हंसते रहेंगे टैक्स पेयर्स के ऊपर। तो गवर्नमेंट अपनी अर्निंग बढ़ाती है, साथ में स्पेंडिंग होती है, जो खर्चे वगैरह हैं वो मुख्तलिफ हैं। तो गवर्नमेंट पॉलिसी रेवेन्यू पे, स्पेंडिंग वगैरह पे, इसको फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। फिस्कल पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव है कि एनहांस करे और सस्टेन करे इकोनॉमिक ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करे, पॉवर्टी को रिड्यूस करे। गवर्नमेंट स्पेंडिंग को मीट करने के लिए, स्पेंडिंग क्या है, यानी कि एम्प्लॉइज का खर्चा, गवर्नमेंट का डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, हेल्थ, एजुकेशन, डिफेंस वगैरह, गवर्नमेंट को मनी रेज करनी होगी, और मनी रेज करनी होगी तो जाहिर है टैक्स लेने होंगे। लेकिन प्राइवेट सेक्टर को आप टैक्स इंसेंटिव या सब्सिडीज भी देना चाहेंगे, तो अगेन गवर्नमेंट भी बेचारी फंसी हुई है कि वो कमाए तो मसले में, ना कमाए तो मसले में। अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट अगर एक बड़ा वेरिएबल है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होती है चीजें और तरफ चल पड़ती हैं। अनएम्प्लॉयमेंट कम हो तो मुल्क में अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो बिजनेस को बहुत फायदा होगा। क्यों फायदा होगा, बिजनेस को बहुत क्वालिटी लेबर बड़े कम पैसों में मिल जाएगा। लेकिन एक और मसला है, जब अनएम्प्लॉयमेंट मुल्क में ज्यादा है तो लोगों की बाइंग पावर कम है, जब बाइंग पावर कम है तो मेरी कंपनी का खरीदार कम हो जाएगा। तो हमारी कंपनी ये नहीं चाहेगी कि मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़े। अच्छा, अगर अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल कम है
लोगों को तेजी से रोजगार मिल जाता है, तो क्या होगा, लोगों की बाइंग पावर बढ़ी हुई है, लोग ज्यादातर नौकरियां कर रहे हैं, वो ज्यादा चीजें खरीद रहे हैं, मेरी कंपनी बहुत खुश है कि यस हम ज्यादा बेच सकते हैं। लेकिन जब हम अपने एम्प्लॉइज को लेने जाएंगे तो चूंकि अनएम्प्लॉयमेंट का रेट कम है, तो अच्छे लोग इतने आराम से मिलेंगे नहीं, और मिलेंगे तो वो मुंह फाड़ के डबल डबल हमसे तनख्वाहें मांगेंगे, क्योंकि उनको मसला ही कोई नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल ही बड़ा बेहतर है। तो अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल खराब हो या अच्छा हो, दोनों सूरतों में बिजनेस को पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह से इम्पैक्ट करता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने की वजह से सस्ता लेबर मिलता है, लेकिन फिर आप सेल्स अच्छी नहीं कर सकते। अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल बढ़ बढ़ जा वो कम हो जाने से आप सेल्स अच्छी कर लेते हैं, लेकिन आपका फिर अपना खर्चा भी बढ़ जाता है। तो तकरीबन तकरीबन एक बिजनेस को दोनों तरफ से, अपने सेल्स और अपनी कॉस्ट दोनों तरफ से इसका इम्पैक्ट पड़ रहा होता है। लेकिन ऑब्वियसली सेल्स का इम्पैक्ट ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो ज्यादा हायर चीज है और कॉस्ट उतनी हायर चीज नहीं है। और आप भी सोच रहे होंगे हम क्या बातें कर रहे हैं, मैं भी यही सोच रहा हूँ क्या बातें कर रहे हैं। एनफ जॉब्स नहीं है लोगों के पास जो जॉब लेना चाह रहे हैं। इकोनॉमिक रिसेशन और फॉलिंग डिमांड वगैरह में बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉइज रिटेंडेंट करने पड़ेंगे, लोग प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से। हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इकोनॉमी में अच्छी नहीं है, क्योंकि सोसाइटी डैमेज होती है, वेलफेयर के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कम हो जाती है। लेस इकोनॉमिक ग्रोथ की का मतलब है कि बिजनेसेस अफेक्ट होंगे, लोगों की इनकम कम होगी, डिमांड कम हो जाएगी, और फिर अगेन प्रोडक्शन कॉस्ट और वो सारी चीजें इससे लिंक हैं। ये सारी बातें हम लोगों ने की हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट हो, ठीक है जी। बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये दो कॉन्सेप्ट हैं जो एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा मिला के बोले जाते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या होता है, आप देखते हैं कि गुड्स, एक मुल्क दूसरे मुल्क को कितने गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा है, कितने इंपोर्ट कर रहा है, इसमें विजिबल चीजें होती हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट में सारी होती हैं, पूरे के पूरे पाकिस्तान ने पूरे के पूरे अफगानिस्तान के कितने पैसे देने हैं, और पूरे के पूरे पाकिस्तान ने पूरे अफगानिस्तान से कितने पैसे लेने हैं। अब ऐसे में अगर गवर्नमेंट लेवल पे लोन दिए हैं तो वो भी वापस आने हैं। ऐसे में अगर यहाँ के लोगों ने वहां पे सर्विसेज बेची हैं, ऑनलाइन बेची हैं फर्ज करें, तो वहां से पैसे आने हैं। यहाँ के लोगों ने वहां से माल खरीदा है, तो यहाँ से पैसा वहां जाना है। तो इम्पोर्ट हो, आप इम्पोर्ट करते हैं तो आपको पैसे बाहर भेजने पड़ते हैं, आप एक्सपोर्ट करते हैं तो बाहर से पैसे आते हैं। बाहर से आए अच्छी बात है, यहाँ से जाए बुरी बात है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब ये है कि एट एनी गिवन टाइम आपके मुल्क ने दूसरे मुल्क के कितने पैसे देने हैं। अब फॉर एग्जांपल या कितने पैसे लेने हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का जापान के साथ एक बैलेंस ऑफ पेमेंट हो कि हम कहें पाकिस्तान और जापान में $5 बिलियन पाकिस्तान डेफिसिट में है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान ने पूरे साल में जापान को जितने पैसे देने हैं, और जापान से पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान ने साल में जितने पैसे लेने हैं, पाकिस्तान $5 बिलियन शॉर्ट है। यानी कि अगर पाकिस्तान में उतने ही करेंसी नोट हो, तो हर अगले साल, गुजरते साल, जापान के बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव होने की वजह से पाकिस्तान के खजाने में से $5 बिलियन खत्म होता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमने $100 बिलियन लेने हैं और $105 बिलियन देने हैं, तो इसका मतलब है हर अगले साल $5 बिलियन हम माइनस में जा रहे हैं। तो जितने मुल्कों के साथ आप बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका खराब होगा, उतना खराब भी होगी। इकोनॉमिक्स की डिटेल पढ़ रहे होते तो हम इनके फैक्टर्स पे बात करते हैं कि इसमें करंट अकाउंट क्या होता है, उसकी वर्किंग कैसे होती है, कितना से, बट किताब ने हल्का सा आइडिया दिया है। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस बिटवीन कंज्यूमर्स, बिजनेसेस और गवर्नमेंट इन वन कंट्री विद अदर, इसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में मेजर करते हैं। दिस इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग अप वैल्यूज ऑफ ऑल द गुड्स दैट आर एक्सपोर्टेड, सोल्ड वगैरह हुए हैं या इंपोर्टेड, जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट है। इसके अंदर फिर सर्विसेज, इसके अंदर फिर लोन्स, इसके अंदर बाकी चीजें भी आ जाती हैं। किताब बैलेंस ऑफ पेमेंट बताते बताते आधी डिस्कशन बैलेंस ऑफ ट्रेड पे कर रही है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में विजिबल गुड्स का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट में गुड्स भी आ जाते हैं, सर्विसेज भी आ जाती हैं, लेंडिंग्स भी आ जाती हैं, पैसों का लेन देन जो मुल्कों के दरमियान है वो भी आ जाता है। दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और ऑफिशियल फाइनेंसिंग अकाउंट, जो कि गवर्नमेंट लेवल पे चल रहा है। कैपिटल अकाउंट में जिसमें इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, करंट अकाउंट जो कि प्लस माइनस वाले हैं। फॉर एनी कंट्री सरप्लस या डेफिसिट ऑन ट्रेड इज इक्वल टू नेट आउटफ्लो और इनफ्लो ऑफ कैपिटल। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो डाटा है वो एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के लिए, गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर के लिए, स्टेट बैंक वगैरह के लिए। ओवरऑल देखते हैं कि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट खराब है तो मुल्क का कैश फ्लो कम होने लगा है। मुल्क का कैश फ्लो कम होने लगा है तो मुल्क के साथ बहुत ज्यादा इकोनॉमिक मसलो मसाइल आने वाले हैं, तो बिजनेस को उसको ध्यान से देखना पड़ता है। देन बिजनेसेस इकोनॉमी के मार्केट पोटेंशियल को देखने के लिए बीओपी को, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को देख रहा होता है। जिस कंपनी में लास्ट ईयर डेफिसिट है वो बहुत ज्यादा इंपोर्ट नहीं कर पा रही होगी। गवर्नमेंट कोशिश कर रही होगी कि ट्रेड पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दे, कोटा टैरिफ वगैरह लगा दे। गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज जो लोकल हैं उनको प्रमोट कर रही होगी, एक्सपोर्ट्स की तरफ ज्यादा कोशिश कर रही होगी, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को हेल्प आउट कर रही होगी। और बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर दूसरी तरफ जा रहा है तो आपने उसी हिसाब से अपने बिजनेस पे देखना है कि आपके ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है।
बैलेंस ऑफ पेमेंट पाकिस्तान पे उन्होंने कहा है कि जी क्विक ग्लांस ये है कि क्यूमुलेटिव करंट अकाउंट जो है वो सरप्लस में रहा है, मॉडल डेफिसिट थर्ड क्वार्टर में नजर आया है, इंक्रीज हुआ है रेमिटेंस में जिसकी वजह से करंट अकाउंट बेहतर हुआ है, लेकिन इंटरेस्ट पेमेंट वगैरह डेफर हुई हैं, एयर ट्रेवल रिड्यूस हुआ है, ऑयल प्राइसेस कम हुई हैं। इन फैक्टर्स ने एक ट्रेड डेफिसिट की वाइडनिंग जो है जो बढ़ रहा था उसको थोड़ा सा ऑफसेट करने की कोशिश की है। इंपोर्ट पेमेंट बढ़ गई क्योंकि हमारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज जो है वो तेजी से ग्रो हुई, डिमांड बढ़ गई तो इंपोर्ट बढ़ना शुरू हो गई। एग्रीकल्चर कमोडिटीज जो है उनको भी इंपोर्ट किया गया हायर प्राइसेस पे, दुख की बात है। ओवरऑल एक्सपोर्ट्स रिसीट जो है वो हायर थी, पिछले साल से थोड़ी सी ऊपर थी, लेकिन जो इंपोर्ट्स बढ़ने की वजह से हम लोग फिर माइनस में चले गए क्योंकि इंपोर्ट का मतलब है कि पाकिस्तान से पैसा बाहर जाएगा। सफिशिएंट इनफ्लोज वर अवेलेबल फॉर डेट पेमेंट विदाउट मच इंपैक्टिंग रिजर्व्स को हमें इतना ज्यादा वो छेड़ना नहीं पड़ा, हमारे पास इनफ्लोज मौजूद थे। आफ्टर कोविड इंड्यूस पॉज आईएमएफ प्रोग्राम भी रिज्यूम हुआ लेट मार्च में और एसबीपी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो यूएस 1.4 बिलियन डॉलर से बढ़ के 3 साल की हाईएस्ट पीक पे पहुंच गए 13.5 बिलियन डॉलर। क्यों? क्योंकि आपने कुछ किस्तें भी अपनी रोक ली जो इंटरेस्ट पेमेंट्स की थी, और अब जब इकट्ठे ये सारी किस्तें होंगी तो फिर से वो डेफिसिट और वो सारी चीजें अजीबोगरीब सी हो जाएंगी। इंतहाई रेलेवेंट डिस्कशन करने के बाद जीडीपी, ठीक है जी, जीडीपी भी सुन लें। जीडीपी मॉनेटरी मेजर है, मार्केट वैल्यू का तमाम फिनिश गुड्स और सर्विसेज वगैरह जो एक मुल्क के अंदर जो है वो फाइनल बनती हैं। हम हमेशा इसको एक फार्मूले से देखते हैं, C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। X माइनस M हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के डिफरेंस को देख रहे होते हैं। C का मतलब है कंजम्पशन जो कि गुड्स एंड सर्विसेज पे हुई है पूरे पाकिस्तान के लोगों की तरफ से। I का मतलब है इन्वेस्टमेंट जो कि लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्टमेंट हुई है पाकिस्तान में, और G का मतलब है गवर्नमेंट ने ओवरऑल कितनी स्पेंडिंग की, तो लोगों ने कितना कंज्यूम किया, लोगों ने इन्वेस्ट कितना किया इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट ने अपने बजट की एक्सपेंडिचर क्या की है, ये सब कुछ मुल्क में गया, वो हुआ सारा कुछ एक्टिविटी। फिर मुल्क वालों ने एक्सपोर्ट की लेकिन इंपोर्ट भी की, तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके हमने इसमें नेट अमाउंट को ऐड या लेस कर दिया, तो यहां से हमें पता लग जाता है हमारा जीडीपी। जीडीपी बेसिकली टोटल आउटपुट है तमाम सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की तरफ से। प्राइमरी सेक्टर यानी कि जो ग्रोअर्स हैं, जो प्राइमरी चीज को डील कर रहे हैं, सेकेंडरी जो कि रॉ मटेरियल पकड़ के मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, और टर्शरी जिसके अंदर सर्विसेज भी आ जाती हैं और फाइनल गुड्स के प्रोडक्ट भी आ जाते हैं। तो ये 3 सेक्टर नॉर्मली माने जाते हैं। इन तीनों सेक्टर्स को कंबाइंड आउटपुट जब हम देखते हैं तो वो फिर हमारे पास जीडीपी के फॉर्म में आता है। जीडीपी नॉमिनल भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है। रियल जीडीपी जो है वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड वैल्यूज है, जैसे हमने पीछे रियल की बात की थी, और नॉमिनल का मतलब है कि आप करंट प्राइसेस के हिसाब से देख रहे हैं कि जीडीपी क्या है। अगेन अगर आप खाली करंट प्राइसेस के हिसाब से देखें तो आपको धोखा हो सकता है, पिछले साल से जीडीपी बेहतर हो सकता है, लेकिन क्यों? उस इन्फ्लेशन के इंपैक्ट की वजह से। तो ये सारी चीजें एसबीबी की क्वार्टरली रिपोर्ट में ये ऐसे हुआ था, वो ऐसे हुआ था, ये ऐसे हुआ था, पिछले साल से कंपेयर करें तो इस तरह से, एग्रीकल्चर सेक्टर में ऐसा हुआ वैसा हुआ। किताब हमें पता नहीं क्या क्या बताना शुरू हो गई है, उनको जो मिलता जा रहा है वो हमें बताते जा रहे हैं। हाँ, ये वो सफा आ गया जो कि मेरा फेवरेट सफा है। इस चैप्टर में अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बाद आप कुछ अच्छी चीज देखना चाह रहे हैं तो दैट इज ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और उससे कॉमन बिजनेस रिस्पॉन्स क्या है। यानी हायर अनएम्प्लॉयमेंट जो है, इससे कंज्यूमर्स शायद कम स्पेंड करें क्योंकि कम लोग अर्न कर रहे होंगे, तो बिजनेसेस को चाहिए कि वो लोअर प्राइस करें ताकि वो लोगों को एनकरेज कर सकें। लो अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो क्या होगा कि लोग अपनी स्पेंडिंग इंक्रीज करेंगे, ज्यादा लोग काम कर रहे होंगे, तो फिर आप अपनी प्राइसेस इंक्रीज कर सकते हैं क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे डिमांड बढ़ती जा रही है। अगर इंक्रीज इंटरेस्ट रेट है तो लोग स्पेंड कम करेंगे, वो मतलब स्पेंड कम करेंगे और उनको सेविंग जरा ज्यादा मजेदार लग रही होगी। तो ऐसे में आपको प्रोडक्ट के साइजेस रिड्यूस करने पड़ेंगे लेकिन प्राइस शायद चेंज ना करें, तो आप 5 रुपए की ही वो पैकेट देंगे चॉकलेट का, लेकिन चॉकलेट अंदर से छोटी कर देंगे ताकि लोगों को ना लगे कि चीजें महंगी हुई हैं। क्वांटिटी कम करके आप अपनी कॉस्ट वगैरह बचाने की कोशिश करेंगे, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने की कोशिश करेंगे। डिक्रीज हो जाए अगर इंटरेस्ट रेट तो लोग स्पेंड ज्यादा करेंगे क्योंकि इंसेंटिव कम है सेव करने का, तो वो ज्यादा खर्चा करेंगे। तो ऐसे में फिर आप अपने बिगर वर्जन ऑफ प्रोडक्ट जो है वो कर सकते हैं, आप हायर प्राइसेस चार्ज कर सकते हैं। आपको समझ आ रहा है लोग पैसे फेंकना चाह रहे हैं मार्केट में, आप पैसे खरीदने के लिए, पैसे उठाने के लिए तैयार हो जाएं।
रुपए की इंक्रीज वैल्यू हो तो लोग ज्यादा स्पेंड करेंगे इंपोर्टेड गुड्स वगैरह पे, क्योंकि वो रिलेटिवली चीप लगना शुरू हो जाएंगे। अगर पाकिस्तानी रुपया बेहतर हो गया तो लोग इंपोर्ट्स की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे। तो आप न्यू डोमेस्टिक मार्केट्स वगैरह को टारगेट कर सकते हैं, नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर वैल्यू ऑफ रुपी डिक्रीज होती है तो लोग कम स्पेंड करेंगे इंपोर्ट पे, क्योंकि वो एक्सपेंसिव हो जाएंगी। तो ऐसे में आप नई इंटरनेशनल मार्केट्स वगैरह को देखें, अगर आपके पास पैसे की वैल्यू गिर रही है तो आपको पता है कि बाहर से डॉलर आएगा तो पाकिस्तान में बहुत अमीर हो जाएंगे। तो आप एक्सपोर्ट्स को ज्यादा टारगेट करें, क्योंकि वहां से आने वाला पैसा जब पाकिस्तान में कन्वर्ट होगा तो बड़े हायर लेवल पे होगा। तो अगेन पूरे चैप्टर में काम के दो जगह हैं, एक इकोनॉमिक इंडिकेटर और एक ये पेज। इस पेज से भी हम इतना समझ सकते थे, इतना काफी था हमारे लिए इकोनॉमिक समझने के लिए, लेकिन किताब ने अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कोशिश की और मैंने भी किताब को सपोर्ट करते हुए कोशिश की कि मैं आपको उतनी ही अजियत दूं जितनी किताब अजियत दे रही है, ताकि आपको ये ना लगे कि जी हमारे साथ जुल्म हुआ, हम तो ज्यादा पढ़ने के मूड में बैठे थे तो हमने जरूरत से ज्यादा ही पढ़ लिया है। ठीक है जी, मेरे ख्याल में यहाँ पे हम जो है इन सबको याद करना है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने एक दफा भी आपको ऐसा सजेस्ट नहीं किया, हरगिज आपने ऐसा नहीं सोचना कि आपने से याद करना है। बस इसको समझ लेना है, इस पेज को समझ लेना है, ये पैरामीटर्स। और अगर आपको लगे कि पेपर में आपको ये चीज भूल जाएगी, फिर बेशक याद कर लें। तो आपने जब भी इन चैप्टर्स को देखना है, बस सिर्फ वीडियो को तेजी से प्ले करके देख लेना। तेजी से नहीं मतलब वीडियो को प्ले करके देख लेना, तेज तो मैं ऑलरेडी चल रहा हूँ। सिर्फ सर से उतार लेना एक दफा कि ये खौफ ना हो कि मैंने चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ। ठीक है जी। ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक के बाद हम एक इंटरेस्टिंग चैप्टर कर रहे हैं, मतलब मुझे आपकी एमएफए की किताब में जो